नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, बेटियों के नसीब इस कहानी का ये तीसरा पार्ट है और इससे पहले दो पार्ट पब्लिश हो चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स को का लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप दोनों पार्ट्स जो है वो पढ़ सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से रमन ने रिया को पसंद किया और शादी हो गई, लेकिन रमन की माँ को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रमन की माँ को गाड़ी चाहिए थी, वो भी रमन के ससुर ने उसको दे दी थी। रिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिया के ससुराल वालों को रिया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं आगे की इस कहानी में क्या होता है। रिया की हालत देखकर रमन के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि रिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे। पर उनकी बात सुनकर वो भड़क उठी और बोली, मुझसे उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। अगर इतना ही ख्याल है तो इसे इसके माँ बाप के घर भेज दो। वहां नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएगा इसे। अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये सब सुनकर रिया उठ गई और किचन में जाने लगी। तो रमन के पिता ने उसे रोका, बेटा तुम आराम करो। पर पापा जी, वो बर्तन बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। कमरे में आकर वो बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू, जो घर के बाहर के कामों के लिए नौकर रखा गया था, वो खाना लेकर आया। रिया को बहुत तेज भूख लगी थी, उसने जल्दी जल्दी खा लिया और उसके बाद जो सोई कि सीधे शाम में उसकी नींद खुली। रमन भी ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें शायद रिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही रिया ने कुछ बताया। अब रिया केवल किचन का काम देखती थी। झाड़ू लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली गई थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब वो अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में दे देती। तब उसकी गिरती सेहत देखकर सभी परेशान हो जाते थे, लेकिन वो केवल दवाइयां ही इस्तेमाल कर पाती थी, बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती थी। रिया में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद अपने लिए एक गिलास दूध भरकर पी सकती। ऊपर से रमन की माँ ने उसे ये कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो वो उसकी शकल भी नहीं देखेगी। एक दो बार रमन के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो ये प्रार्थना करो। मगर आखिरी दिन तक उसे ये एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए, और इसलिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से जचगी के वक्त से 10 दिन पहले ही वो बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर कर दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। रिया का हीमोग्लोबिन इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया। रिया मौत के मुंह से वापस आई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और ये सुनकर वो सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नजर में वो बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में ही रही। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा था। कभी कभी रिया को बहुत डर लगता। उसे लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं, कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो गई तो। जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी साथ में। और रिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसका मान बढ़ रहा है या उसकी कदर बढ़ जाएगी। उसका दिल कर रहा था कि वो ये सब देने के लिए मना कर दे। वो लोग तो इन सामानों की ही आस लगाए बैठे हैं। वो लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब ये शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आती। 2 महीने बाद वो ससुराल आई थी और तब उसे पता चला कि रमन का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। रमन का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि ये प्रमोशन रिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वो बहुत नाराज हो रही थी। जबकि रिया के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वो खुद
भी रिया को अपने से इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे, और ना तो रिया ने ही ऐसा कुछ सोचा था। रमन को ये बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि रिया तो ये देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते रमन दिल्ली चले गए, और तब रिया को एहसास हुआ कि वो चाहे जैसे भी हों, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। रिया को रमन की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वो बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर रमन की याद आती थी। काम करते करते वो ऐसे चौंक जाती जैसे अभी रमन आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं, लाल वाली फाइल देना, एक गिलास पानी देना। रमन के दिल्ली चले जाने से रिया उन्हें हमेशा याद करती रही थी। जो कमरा रमन के होने से भरा भरा लगता था, वो खाली खाली लगता था। रमन को दिल्ली में घर मिल गया था, ये सुनकर रिया खामखा ही खुश हो गई थी। रमन एक वीकेंड पर अचानक घर आ गए थे। आज पूरे 1 महीने के बाद रिया उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय रिया पसीने में लथपथ थी। काम वाली बाई 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल। उसने 2 दिन से बालों में कंघी भी नहीं की थी। रिया रमन को देखकर शर्मिंदा फील कर रही थी। पता नहीं रमन ने इस ओर ध्यान भी दिया या नहीं, पर उसने रात में जल्दी से काम समेट कर कपड़े बदल लिए और बाल भी सुलझा लिए थे। और आज पहली बार रमन उसे अच्छे लगे थे। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई थी, या फिर वो अपनी बेटी के पिता थे और दोनों एक खूबसूरत और पवित्र शादी के बंधन में जुड़े हुए थे। सुबह जब उन्होंने अचानक कहा कि वे रिया को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो रिया हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर रिया की माँ ने एकदम से तूफान खड़ा कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, और फिर तुम इतने खर्चे बर्दाश्त कैसे करोगे। रिया का दिल किया कहे, अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के खर्चे नहीं उठा सकता, तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो सबके सामने अपना मुंह खोलकर कुछ कहे। और फिर उसे हैरानी के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ जब रमन ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? अगर आप इजाजत देंगी तो मैं रिया को अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं रिया को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। रिया ने हैरानी से रमन को देखा। ये किस तरह की इंसान है? माँ के सामने तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वह उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। रिया ने सोचा था कि आज रमन के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिल लेगी, पर वो उनसे कह ही नहीं सकी। और अगले ही दिन वो वापस भी चले गए, और उनके जाते ही रमन की माँ उस पर गुस्सा करने लगी। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने ट्रांसफर करवा दिया, और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रमन पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति वो बाद में है। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप। तुम दिल्ली मरकर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं दिए जो काम करेंगे। रिया फर्श पर पोछा लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक वो चौंकी। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखी तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल डूबने लगा। सामने रिया के पापा खड़े थे, पता नहीं कब से। शायद रमन की माँ की तेज आवाज में गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर रिया का दिल डर गया। उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक होता है वो सब कुछ जान चुके थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और रंगत उड़ी हुई थी। पापा आप। रिया बड़ी मुश्किल से बोली, आप कब आए? आइए बैठिए न। आप परी से मिलने आए हैं ना? मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से रोए जा रही थी, और जब रिया परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा कि पापा जा चुके थे। ये क्या हुआ? पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है।
वह जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी, उन्हें पता चल गया था। वह जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। ओह! पापा को भी आज ही आना था। काश कि मम्मी जी बातों को इतना तुल न देती। कौन सा मैं दिल्ली चली गई थी। मारे दुख के रिया का हृदय फट रहा था। उसके पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वो ठीक से घर पहुंच जाए। रिया का मन कर रहा था कि परी को उठाकर अपने पापा के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए कि पापा, आपने जो भी देखा सुना वो सब गलत है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर वो जानती थी कि मम्मी जी उसे कभी भी मायके जाने नहीं देगी। वह बहुत बेचैन थी। उसे परी पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी को देखने तो कभी कभी पापा आ जाते थे। परी अभी भी बहुत रो रही थी। रिया को याद आया कि वो सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने वह अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता। सारा दिन उसी बेचैनी में बीत गया। उसका मन किया कि भाभी को फोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे। मगर अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वो खुद फोन नहीं करती थी। भाभी और मम्मी का फोन आता तभी बात करती थी, मगर आज किसी का फोन नहीं आया था। परी सो गई तो दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में चली आई। उसका मन नहीं किया कि एक कौर भी खाए। ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। रात में रमन का फोन आया तो उसका मन इतना भरा हुआ था कि वो रो पड़ी। उसने पूछा, रमन, अगर आप इजाजत दें तो मैं पापा के घर फोन कर लूं? इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि रिया इजाजत क्यों मांग रही है, मगर शायद वो जान चुके थे कि मम्मी ने गुस्सा किया होगा। फिर रिया ने पापा के घर फोन मिलाया, पर घंटी बजती रही और किसी ने नहीं उठाया। वह परेशान हो गई कि भला ये कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रहे और कोई फोन न उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। सारी रात वो डरती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फोन की घंटी बज उठी और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर भैया थे। भैया, वो रोने लगी, पापा ठीक तो है ना? क्यों भैया? नहीं गुड़िया, वो अस्पताल में है। कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी नहीं, थोड़ा दिन चढ़ जाए तो। दिन तो निकल आया भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। रिया ने मम्मी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो पापा जी ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें बताया तो वो परेशान हो गए और बोले, रुको, मैं रमन की माँ को उठाता हूँ। नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वो तो देर तक उठती हैं। और तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। रिया ने जल्दी से बैग में परी का जरूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि पापा ठीक नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबा जा रहा था। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि पापा आईसीयू में हैं। मम्मी के गले लगकर वो रो दी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? कल तुम्हारे घर से आए तो घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना कहा कि मेरी रिया खुश नहीं है। उन्हें फालिज का अटैक आया था और वो कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ आए क्योंकि वह परी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी रिया को कहाँ चैन आने वाला था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही और सोचती रही कि काश पापा मेरे घर न आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। दूसरे दिन ड्राइवर रिया को लेने आया तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की। साल 6 महीने वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज उन्हें देखने जाती रहोगी? और रिया चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी। आज से पहले उसे अपनी बेबसी का इतना ज्यादा एहसास कभी नहीं हुआ था। वो कितनी मजबूर हो गई थी। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हुए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोल दी थी और रिया को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नतें की कि उनके सामने रोने लगी कि उसे अस्पताल जाने की इजाजत दे, पर वो नहीं मानी। रमन आ जाए तो इस उससे इजाजत लेना, मैं उससे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दे सकती।
और रिया ये भी नहीं बोल पाई कि रमन आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। बड़ी भाभी ने रिया की सासू माँ से फोन पर बात की कि रिया को आने दीजिए, तो रमन की माँ ने कहा आकर ले जाओ अपनी ननद को और फिर वापस मत भेजना और वहीं तलाक का इंतजार करना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फोन रख दिया और उसी रात रिया के पापा को होश आ गया। वो अपनी प्यारी बेटी को देखना चाहते थे। उन्होंने रिया की माँ को देखा और उनकी लड़खड़ाती सी जुबान से आवाज निकली, रिया। और जवाब में रिया की माँ की आंखों से आंसू बहने लगी और फिर अपनी प्यारी बेटी को बगैर देखे ही उनकी सांसें रुक गई। उनकी आंखें अभी तक खुली थी, रिया को देखने की हसरत लिए हुए। बड़े भैया ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रखकर बंद किया। सबकी आंखें भर आई। रिया के ससुराल में फोन करके बता दिया गया और फिर अर्थी के आखिरी सफर की तैयारियों में सब लग गए, पर रिया अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फोन किया तो रमन की मां ने सीधे मना कर दिया कि रमन की इजाजत के बगैर रिया को नहीं भेजेगी। क्या पिता की मौत पर भी रमन की इजाजत की जरूरत है? पर उधर से फोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो गुस्से में उनका खून खोल उठा। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज चलाते हुए वो रिया के ससुराल पहुंचे। इतनी बड़ी खबर रिया के ससुर जी को पता ही नहीं थी। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा। चलो रिया, भैया पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाजत तो ले लूं? कोई जरूरत नहीं है किसी से इजाजत लेने की, वो इतनी जोर से बोले कि रिया एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भी भरा हुआ था। रिया की सास उनकी तेज आवाज सुनकर बाहर आ गई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जब रिया वहां पहुंची तो एक कोहराम मच गया। उस दिन मौत ही उन्हें बेटी के घर ले गई थी। रिया जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे इस हालत में कैसे देखते, ये तो उनके बर्दाश्त से बाहर था कि जो बेटी कितनी मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से भी अधिक चाहा था, शादी के बाद उस पर इतनी मुश्किलें आई थी, वो कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वो सारी बातें ना सुनते तो आज उनकी जिंदगी खत्म ना होती। रिया अपने पिता को पकड़कर रो पड़ी। सबने मुश्किल से उसे हटाया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसका मन उसे धिक्कार रहा था कि वो अपने पिता की मौत की जिम्मेदार खुद है। काश पापा परी को इतना प्यार न करते तो उनसे मिलने न आते बार बार, जबकि वो जब भी आते तो कभी भी उनकी इज्जत नहीं करता कोई। रमन की माँ अपने कमरे में चली जाती और नंदे अगर कभी सामने पड़ भी गई तो एक बार हाथ जोड़कर अपने कमरे में जा घुसती। रिया तो उनके पास बैठ ही नहीं पाती थी, उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और कुछ देर परीस के साथ खेलने के बाद वो वहां से चले जाते। काश रिया भी किसी की परवाह ना करती, किसी से इतना न डरती, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसी दिन रमन भी पहुंचे, पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने उनसे बात नहीं की और रिया को तो ना अपना होश था और ना ही परी का। रमन कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। रिया के ससुर और नंदे भी आई, पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं रहा था। रिया के पापा जो कभी अधिक बीमार भी नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान थे, वो चले गए थे अपने शरीर का साथ छोड़कर। काश उस दिन रमन उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता शायद। सब उसे दिलासा देते, होनी को यही मंजूर था। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, किस्मत कोई नहीं टाल सकता। रिया ने रमन के साथ अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकते तो फिर मैं यहीं ठीक हूँ। रमन को सारी बातें पता चल गई थी। वो खामोशी से सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। रिया की मम्मी परेशान हो गई कि बिना कुछ बोले क्यों चले गए, कहीं बुरा न मान गए हों। चले गए तो चले गए, मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती जहां मेरे पिता के कातिल रहते हों। उसी रात दिल्ली से रमन का फोन आया कि वो उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे। रिया तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले, मगर रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ससुराल जाए। फिर जब रमन आए तो वो उसके साथ ही अपने ससुराल गई।
रिया को लगा था कि वो इतने बड़े दुख से गुजरी है, रमन की माँ कुछ तो पसीजेगी। मगर जब रमन ने सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बवाल मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी मैं। इतना ही शौक है दिल्ली जाकर रहने का तो वहां जाकर सब कुछ खरीदना। और रिया अपने दहेज का सामान पर भी अपना हक नहीं ले सकी। रमन ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, अगर तुम सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी। और उनकी ये निराली दलील किसी की समझ में नहीं आई। रिया समझती थी कि उसके ससुर बेचारे बहुत बेबस थे। मजबूरी में केवल कपड़े और कुछ जरूरी सामान ही वो ले पाई थी। रिया ने नहीं कहा कि उसे मायके जाना है, फिर भी रमन उसे मिलाने लेकर चले गए और सबको इस बात का जरा सुकून हुआ कि अब रिया अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफर खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती रही थी। एक जगह कार रोककर उन्होंने चाय पी और फिर सफर शुरू हो गया। और एक सफर रिया के दिल में चल रहा था, दुखों का सफर, अंदेशों का सफर। सोच रही थी कि अगर परी ना होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो वो जीने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो वो अच्छी तरह जानती थी कि रमन के पास ना तो एहसास है और ना ही फुर्सत। साथ ही अब अगर अमन पूरी तरह भी बदल जाए, उसे सारी खुशियां दे, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो रिया और उसके मायके से में सबका विश्वास खो चुके थे। सफर कैसे पूरा हुआ यह तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सफर उसके भीतर चल रहा था वो बहुत ही तकलीफ दे था। और अब इस सफर के बाद नया सफर सामने था। नए रास्तों में वो बिल्कुल बेखबर थी। पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। रमन को घर अच्छा मिला था। 3 बेडरूम का कमरा था। छोटा सा लॉन भी था जिसमें लगे फूलों के पौधों में खुशबू आ रही थी। चूंकि काम तो खुद ही करना था, इसलिए रिया ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतारा भी नहीं था कि रमन ने अपने घर फोन मिलाया और मम्मी जी उसे वहीं से समझा रही थी। रिया ने कुछ सुना तो नहीं, पर रमन के बदले हुए तेवर देख के वो समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा। क्योंकि रमन ने एकदम सर्द लहजे में कहा कि यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां भी तो सारे काम मैं ही करती थी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज्यादा फालतू मत बोलो। परी को सुलाकर खाने के लिए कुछ बना लो। क्या घर में सामान है? हाँ, किचन में रखा है। चूंकि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए रिया ने जमीन पर बिस्तर लगा दिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारियों को चेक किया। उसने आटा गूंद कर रोटियां और सोयाबीन की सब्जी बनाई। रमन खाना खाकर आराम से सो गए, जबकि रिया को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं थे। घर कैसा खाली खाली सा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा खालीपन रिया के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाजार से सारा सामान आ जाएगा, बेड, सोफा, पर्दे सब लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। रमन सुबह ऑफिस चले गए तो उनकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी। उम्र में रिया से 5-6 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी थी उसने। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं मिसेज शर्मा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। रमन भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने ही उन्हें कहा था कि वो जल्दी से आपको ले आए। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी, रमन भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं इस बारे में इस तरह की बातें करके आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। ओह, तब से मैं ही बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है? रिया। रिया, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। जी, मैं ये कहने आई थी कि आज आपको कुछ काम होंगे तो दोपहर का खाना मैं भिजवाऊंगी, आप मत बनाना। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? घर में सारा सामान है, मैं बना लूंगी। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस शर्मा। मेरा नाम नीति है, आप मुझे नीति दीदी कह सकती हैं।
अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। नीति मुस्कुराई। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। नीति ने दोपहर को बहुत ही अच्छा खाना भेजा था और खाना इतना ज्यादा था कि रात के लिए भी हो गया। रिया को लगा था कि रमन एक दो दिन में जरूरत का सारा सामान खरीद लेंगे, पर उनका ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। उसने दबे लहजे से कहा, प्लीज पर्दे तो ले आते, घर रात को बहुत अजीब लगता है। और रिया ने देखा कि वह शाम को डबल बेड की एक चद्दर खिड़कियों पर तान रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया अपने किसी काम से दिल्ली आए तो उसकी तरफ भी चले आए। अब भगवान जाने उन्हें कोई काम था या फिर मम्मी ने उन्हें भेजा था कि रिया को देख कर आए कि वो किस हाल में है। और रिया को इस हाल में देखकर उनका दिल बहुत दुखा। कैसे लोगों से पाला पड़ा था। रमन ऑफिस गए हुए थे। रिया भैया को अपने सामने अचानक देखकर इतनी खुश हुई कि उनसे लिपट कर रो पड़ी। वह खुद भी रो रहे थे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। रिया ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया। उसका मन कर रहा था कि भैया के लिए कुछ अच्छा बनाए, पर घर में वैसा कुछ भी नहीं था। रमन सारी तनख्वाह खुद ही रखते थे। उसने एक दिन रमन की माँ को कहते हुए सुना था कि रिया को पैसे मत देना, वरना इसकी आदत बिगड़ जाएगी। घर का सारा काम खुद, सामान खुद लाकर देना। और रमन कह रहे थे कि मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता, पूरी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइएगा, मैं आऊंगा तो ले आऊंगा। और रिया सोच रही थी कि पत्नी और बच्ची के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बच्ची को दूध के डब्बे पर हमेशा बोलते थे कि बहुत खर्च होता है, ताजा दूध लेना चाहिए, पर ताजा दूध और भी महंगा पड़ता था और वो इसके लिए भी तैयार नहीं थी। अब परी को सेरेलैक, दलिया वगैरह की जरूरत थी, पर रमन का ख्याल था कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। दूध, रोटी और दाल भी बच्चों के लिए काफी है, और फल लाने का तो सवाल ही नहीं था। भैया थोड़ी देर बाद ही किसी काम से चले गए थे। इतने में नीति दीदी आ गई और भैया के आने की बात सुनकर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भिजवाया, अच्छी क्रोकरी में स्वीट डिश के साथ। और रिया की आंखों में उनके प्यार पर आंसू आ गए। घर में मेज कुर्सी क्या दरी तक नहीं थी, इसलिए रिया ने चादर तह करके बिछा दिया। पर 2:30 बजने वाले थे और अभी तक भैया नहीं आए थे। खाना भी ठंडा हो जाएगा। रिया परेशान हो उठी थी। तभी रमन आ गए। वाह, ये दावत का इंतजाम कहाँ से हो गया? नीति दीदी ने भिजवाया है। बड़े भैया आए नहीं? सुबह आए थे, फिर जरूरी काम का बोलकर चले गए, अभी तक आए नहीं। और तभी गाड़ी रुकने की आवाज आई। भैया आ गए थे। रमन बहुत खुश होकर मिले और रिया खाने का बर्तन समेटते हुए सोच रही थी कि अभी तो नीति दीदी ने भ्रम रख लिया, पर रात का क्या करेंगे। मगर भैया ने खाना खाने के बाद ही कह दिया कि रात को खाना बाहर खाएंगे। चलो रमन, मार्केट चलते हैं। चलिए। रमन तुरंत तैयार हो गए और रिया बर्तन समेटकर सो गई। और जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो गई थी और बाहर सामान से भरा भरा ट्रक खड़ा था। भैया और रमन वह सारा सामान मजदूरों से उतरवा कर घर के अंदर रखवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर सेट हो गया। ड्राइंग रूम कीमती सामानों से सज गया। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, टीवी सब आ गया। किचन में फ्रिज भैया ने अपने हाथों से लगाया था। उन्होंने बताया कि पूरे घर के पर्दे कल सिलकर आ जाएंगे, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुड़िया। मैं गुड़िया बेहोश होते होते बची, इसका मतलब था सब कुछ भैया खरीद कर लाए थे। उसे लगा था कि रमन खरीद कर लाए हैं और वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे सब कुछ खुद खरीद कर लाए हों। रिया ने नफरत से सोचा, गैरत नाम की चीज इनमें है भी नहीं। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। वह सारे जेवर, खूबसूरत क्रॉकरी और तमाम जरूरत की चीजें जिन्हें रिया इस्तेमाल करना तो दूर की बात, एक बार देखा भी नहीं था। जेवर पहले ही दिन लॉकर में रख दिए गए थे और उनका नाम भी वो नहीं ले सकती थी। उस रात जब वो लोग खाने के लिए होटल गए तो रिया बिल्कुल चुप चुप सी थी। हाँ, रमन बहुत खुश थे। वह जानती थी कि इस सारी खरीदारी की बात वो मम्मी और भाभी को नहीं बताएंगे।
उस रात वो कितने दिनों बाद बेड पर सोई थी, पर गद्दे का नरम बिस्तर उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। काश रमन आप ऐसे बेगैरत ना होते, सारा सामान ना सही पर कुछ तो अपने पैसों से भी खरीदते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब रिया को कम हैसियत में ही जीने की आदत पड़ गई थी, पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर छोटे बड़े हर सामान से सजा गया था और रमन बहुत खुश थे। भैया चले गए थे रिया के पर्स में बड़े बड़े नोट रखकर, और वो रो दी थी। कैसे कैसे बेगैरत लोग होते हैं दुनिया में। उनका दिल कभी नहीं करता कि रमन की शक्ल देखने पर वो कितनी मजबूर थी। और इन्हीं दिनों उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। रिया ने रात में रमन को ये बात बताई तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। और ये सुनकर रिया के जिस्म में जैसे जान निकल गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस जहन्नुम से निकल कर आई थी और वो इतनी जल्दी आ रही है। जब से भैया ने उसे पैसे दिए थे, रमन ने परी के दूध के पैसे देने बंद कर दिए थे। सारी रात डर से रिया को नींद नहीं आई और जब वो सुबह उठी तो दर्द से उसका पूरा बदन टूट रहा था। पर हैरान तो वो तब हुई जब उसने देखा कि ऑफिस जाने से पहले रमन ढेर सारा सामान लेकर आ गए, जैसे पनीर, फ्रोजन मटर, मशरूम, बहुत सारे फल और सब्जियों के साथ और भी बहुत सी चीजें। वह बहुत खुश थे। देखो रिया, सारी तैयारियां अच्छी तरह होनी चाहिए, उनकी खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बनानी थी, इसलिए वो सुबह से ही किचन में लग गई। नीति दीदी ने भी उनकी बहुत मदद की और अब शाम को सब लोग आए तो अंदर ही अंदर रिया का दिल डूब रहा था। हालांकि हर चीज बिल्कुल ठीक थी, फिर भी वो डर रही थी कि जाने किस बात पर रमन की माँ को गुस्सा आ जाए। कुछ दिनों पहले रिया ने रमन से कहा था कि एक रूम हीटर ले आए, परी को ठंड लगती है, पर रमन ने साफ मना कर दिया कि रिजाई उड़ा दो, हीटर नहीं आएगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पर जब रमन की माँ ने कहा कि बहुत ठंड है, रात को बारिश होगी, तो बगैर बोले थोड़ी ही देर में बाहर चले गए और जब वापस आए तो रूम हीटर के साथ एक ट्रॉली भी लेकर आ गए। रिया को बहुत दुख हुआ। इतनी ठंड में बच्ची की चिंता नहीं, पत्नी का ख्याल नहीं, पर माँ के लिए इतनी चिंता। और तो और रिया को हुक्म दिया कि माँ का खाना नाश्ता उनके कमरे में ट्रॉली पर सजा कर ले जाना। रिया को सास की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसकी क्या अहमियत थी इस घर में। क्या केवल नौकरानी वाली सारा दिन भाग भाग कर काम करती, फिर भी कोई ठीक से बात नहीं करता। और जब रमन की माँ को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस बार बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मुझे बस पोता चाहिए। रमन की माँ 15 दिन रही थी और इतने दिन में रिया इतना रोई थी कि कई बार उसने सोचा कि कुछ खाकर हमेशा के लिए सो जाए, पर परी का ख्याल करके शांत हो गई। नीति दीदी के पास कई बार वो रोकर खुद का मन हल्का कर लेती थी। वो उसे बड़े प्यार से समझाती, किसी बड़ी बहन की तरह दिलासा देती। रिया को नीति दीदी की खुशहाल जिंदगी पर शक रस आता। उसके पति रमन के कलीग थे। वो जितने अच्छे पति थे उतने ही अच्छे पिता और बेटे भी। अभी रमन की माँ और पापा को गए 1 हफ्ता ही हुआ था कि रमन ने अपनी बहनों को फोन पर कहा कि तुम लोग भी आओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। और ये सुनकर रिया फिर से परेशान हो गई। अभी शायद उसे परेशान करने में कुछ कसर बाकी रह गई थी। जो बहनों को बुलाया जा रहा था, रमन ने अपनी माँ से बात की और बोले कि दोनों को कुछ दिन के लिए भेज दे। तो दोस्तों, बेटियों के नसीब का ये तीसरा पार्ट इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा। नेक्स्ट टाइम आगे की कहानी आपको मिलेगी। यहाँ तक कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।